गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल, रेणुका गेरा, माधवी बुच या स्नेहा श्रीवास्तव? सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जमानत देने का नया कानून बनाए केंद्र, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहती है कि केंद्र सरकार जमानत देने का एक नया कानून बनाए। अच्छा, जमानत की प्रक्रिया का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 41A में है। तो जमानत देने के नया कानून, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये टिप्पणी कि नया कानून बनाए संसद, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे तो NHRC ने अपनी रिपोर्ट में कई बार कहा है कि जेल का जितना स्ट्रेंथ है उसका लगभग दोगुना कैदी जेल में विद्यमान है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि कई सारे कैदी के पास जो जमानत करवाने का जो पैसा मांगा जाता है, लगभग मान लीजिए 10,000 रुपये चार्ज है, तो 10,000 रुपये भी कई सारे कैदी के पास नहीं है कि 10,000 जमानत राशि दे करके वो छूट जाए। और भी कई सारे इशू हैं। तो इसलिए जमानत देने का जो कानून है उस कानून में रिफॉर्म्स करें, उसके लिए एक नया कानून संसद बनाए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसी से जेल रिफॉर्म्स इम्पोर्टेंट है। जेल रिफॉर्म्स में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कई बार जेल की खामियों को उजागर किया है कि जेल में वर्तमान में क्या क्या खामियां हैं, इसको रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। ये कई बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है। और दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये पीटी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 ऐप लॉन्च किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 ऐप लॉन्च किया है। एक फास्टर सिस्टम है, FASTER, फास्टर सिस्टम। इसका पूरा फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड सिस्टम। यह सुनिश्चित करेगा कि विचाराधीन कैदियों को जेल से रिहा होने के लिए बहुत अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े, क्योंकि उसके जमानत संबंधी आदेश की प्रमाणिक हार्ड कॉपी को जेल में पहुंचने में समय लगता है। मान लीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी कैदी को रिहा होने का आदेश दिया और वो कैदी मान लेते हैं कि भागलपुर के किसी जेल में बंद है। तो ऐसे कंडीशन में दिल्ली में, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में बैठती है, तो वहाँ से भागलपुर पहुँचने में हार्ड कॉपी को समय लग जाएगा। तो इसलिए ये सिस्टम को लॉन्च किया है कि जैसे ही आदेश दिया जाए वैसे ही डाटा पहुँच जाए भागलपुर जेल के पास और भागलपुर जेल उस अपराधी को छोड़ दे या उस व्यक्ति को रिहा कर दे। तो इसलिए एक तो फास्टर सिस्टम है। दूसरा है सुपेस। सुपेस मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जुडिशियली में भी हो रहा है आजकल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टल है। ये बेसिकली तथ्यों और कानूनों को एकत्र कर उन्हें न्यायाधीश के सामने उपलब्ध करवाएगा। तो ये 2 बेसिक IT ऐप या IT असिस्टेंट सिस्टम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। इसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा, पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी से 21 जुलाई को पूछताछ।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ईडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे ईडी आपके सामने में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपके सामने में डिस्कस करूँगा नेशनल हेराल्ड केस, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस के बारे में ही ईडी पूछताछ करेगी माननीय सोनिया गांधी जी से। आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है, और ये वो केस है जिसमें राहुल गांधी जी से भी पूछताछ किया गया है और माननीय सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL नामक कंपनी के द्वारा किया जाता है। इस कंपनी की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू और 5000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। ये कंपनी 2 और दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन करती है। तो बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम है AJL, इसका नाम है AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1938 में किया गया था, 1938 में किया गया था, और 5000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। इस कंपनी ने 3 अखबार का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें एक है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड बेसिकली अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया जाता था। दूसरा था नवजीवन, नवजीवन जो हिंदी में इसका प्रकाशन किया जाता था, और तीसरा था कौमी एकता, इसका उर्दू में प्रकाशन किया जाता था। अब इस तीनों में सबसे अधिक फेमस जो अखबार हुआ है वो नेशनल हेराल्ड हुआ है। तो इसलिए ये जो पूरे केस है उसको नेशनल हेराल्ड केस कहा जाता है, लेकिन इसके ऑनर कंपनी का नाम है AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। आज़ादी के समय में बेसिकली ये स्वतंत्रता सेनानी की आवाज़ थी। स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज़ को इस अखबार के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास करता था। इसके कारण इस पर कई बार प्रतिबंध भी लगा था इस अखबार पे, लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसके बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया, यानी कांग्रेस के नीतियों को लोगों में पहुंचाने के लिए ये अखबार यूज करना शुरू कर दिया, या इस अखबार के द्वारा कांग्रेस की नीति लोगों तक पहुंचना शुरू हुई। 1962-63 में 0.3365 एकड़ जमीन दिल्ली मथुरा रोड 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पे AJL को आवंटित किया गया। अब आते हैं हम लोग वर्तमान में, 2008 में आते हैं। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार देश में थी, तब आरोप लगा था कि ये जो कंपनी है AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, इस कंपनी पे 90 करोड़ रुपया 90 CR का जो है ऋण है, लोन है। और ये लोन किसने दिया है? तो एज अ कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया। ये लोन किसी बैंक ने नहीं दिया था, ये लोन दिया था कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को AJL को एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन दिया, और 90 करोड़ का लोन ये चुकाने में असक्षम रही। इस आरोप के बाद इस कंपनी को बंद कर दिया गया। ठीक है, 2008 में इसे बंद कर दिया गया। अब आते हैं 2010 पे। 2010 में एक नया कंपनी का निर्माण हुआ। इस कंपनी को बोलते हैं यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड की निर्माण हुआ 2010 में। इस यंग इंडिया कंपनी में 38% की शेयर होल्डर हैं माननीय सोनिया गांधी जी, 38% के शेयर होल्डर हैं माननीय राहुल गांधी जी, और जो 24% है उसके शेयर होल्डर थे मोतीलाल वोहरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी या कांग्रेस के अन्य लोग। अब ये कंपनी ने महज 50 लाख रुपया दे करके यंग इंडिया लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपया दे करके एसोसिएट जर्नल लिमिटेड या नेशनल हेराल्ड जो है, जो पत्रकारिता कंपनी थी, उनको परचेज कर लिया। यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL को महज 50 लाख रुपए में परचेज कर लिया। और AJL पे क्या आरोप लगा था? इस पे आरोप ये लगा था कि इस पे 90 करोड़ का कांग्रेस का ऋण है, राइट। और इस आरोप के बाद AJL को बंद किया गया था। उसी कंपनी को 2010 में जो एक नई कंपनी का निर्माण हुआ था, जिसमें 38% के शेयर होल्डर माननीय सोनिया गांधी जी थे, 38% के शेयर माननीय राहुल गांधी जी थे, उसने 50 लाख रुपए देकर के परचेज किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है।
इंपॉर्टेंट ये है कि ईडी का कहना है कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड ये कंपनी के पास लगभग टोटल संपत्ति 5,000 करोड़ रुपए की है। इसकी कुल संपत्ति 5,000 करोड़ की है। तो 5,000 करोड़ की कंपनी को कैसे कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए में परचेज कर सकता है, ये आरोप लगाया जा रहा है और इसी आरोप की जांच कर रही है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्योंकि एजेएल कंपनी का देश में कई जगह प्रॉपर्टी है और टोटल प्रॉपर्टी का कॉस्ट इवेल्युएट किया जाए तो ये 5,000 करोड़ होगी, ये ईडी का कहना है। और 5,000 करोड़ की कंपनी को कोई 50 लाख में कैसे परचेज कर सकता है, दैट इज इशू। अब देखते हैं इस पे क्या निर्णय ईडी सुनाएगी। श्रीलंका नहीं भेज रहे हैं सेना भारत। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन आई है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं, लोग किस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया, वैसी स्थिति में भारत अपनी सेना नहीं भेज रहा है। यद्यपि कल श्रीलंका के मीडिया में ये चर्चा चल रही थी। 100 शिल्पकारों ने 9 माह की मेहनत से बना नए संसद भवन का ताज। जो नया संसद भवन है, तो नया संसद भवन में जो हमारा प्रतीक चिन्ह है अशोक चक्र, तो बेसिकली अशोक चक्र का उद्घाटन कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए संसद भवन की बिल्डिंग पे किया गया। देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि दिल्ली में जो नगर निगम है, तो दिल्ली के नगर निगम को अब एकीकृत किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में अब एक ही नगर निगम होगा, दिल्ली नगर निगम होगा। पहले दिल्ली में 2 से अधिक नगर निगम थे, अब उसको कंबाइन करके एक इंडिविजुअल दिल्ली नगर निगम की स्थापना किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले उथल पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहे भारत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई जगह प्रयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप लोग एक सेपरेट नोट्स बनाइएगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक अलग से टॉपिक बना कर रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और आज भी आपको 2-3 न्यूज़ मिल जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से संबंधित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई सारा पार्ट है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन में यूज होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी में इसका प्रयोग होता है, बिग डाटा एनालिसिस में भी इसका प्रयोग होता है, रोबोटिक्स में इसका प्रयोग होता है, मेडिसिन में इसका प्रयोग हो रहा है, 3D प्रिंटिंग में इसका प्रयोग हो रहा है। कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए इसका एक सेपरेट नोट्स बना कर रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। 11 राज्यों के 30 संस्थानों में 7 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ हो गया। नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर फोकस किया गया था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में दिया जाता है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या मेडिकल की पढ़ाई हो, ये भी व्यवस्था किया जाना चाहिए कि इसे भारतीय भाषा में दिया जाए। हिंदी में दिया जाए, संस्कृत में तो नहीं कहूँगा, लेकिन तेलुगु में दिया जाए, तमिल में दिया जाए, बांग्ला में दिया जाए, इस तरह से भारतीय भाषा में दिया जाए। और 30 संस्थानों में 7 भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नई शिक्षा नीति भी है, नई शिक्षा नीति पे को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अस्पताल ने गड़बड़ी की तो पकड़ लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ भी प्रयोग हो रहा है। अस्पताल में कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उससे भी पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश के 28 निजी अस्पतालों में गड़बड़ी का मामला आया है और इसको पकड़ने का काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ भी प्रयोग हो रहा है। मल्टीपल जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो सकता है। गांव में भी होगी वायु गुणवत्ता की निगरानी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अब गांव में भी लागू होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक देश के कम से कम 102 शहरों में 20 से 30% वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत किया था। 2018 में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 भारत में थे, ये WHO का कहना है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को वायु प्रदूषण के अंतर्गत पार्टिकुलेट मैटर के निपटाने और औपचारिक रूप से शुरुआत किया गया। यानी बेसिकली इसका काम है, जो PM होता है, PM 2.5 होता है या PM 10 होता है, ये जो पॉल्यूटेंट होता है, इस पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करना, ये काम बेसिकली इसका है। पार्टिकुलेट मैटर का अंकुश लगाना एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और इसके तहत लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है, जो राज्य की विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण को कम करने का काम करेगी। बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर अगर आप देखेंगे, वो आप जो छोटे छोटा कण होता है, हवा में देखते होंगे उड़ता है, धूलकण वगैरह जो है, बेसिकली उसी को कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर। और ये अगर आपके शरीर में इन कर गया तो बहुत सारे रोग को जन्म दे सकती हैं। तो इसलिए पार्टिकुलेट मैटर को निगरानी करने की आवश्यकता थी, इसलिए और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन को कम करना था, इसलिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 102 शहर में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। अब इसमें शहर के साथ साथ गांव को भी जोड़ दिया गया। अब गांव में भी वायु की गुणवत्ता की जांच करेगी और इसे बेसिकली बिहार और यूपी के गांव से शुरुआत किया गया। यानी जिस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था शहर में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका काम अब गांव में भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। श्रीलंका की प्रतीक्षा में नई सुबह की प्रतीक्षा में श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, पहले दोनों भाई थे, सगे भाई थे। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति रहे हैं गोटबाया राजपक्षे, ये राष्ट्रपति थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति को अगर आप देखिएगा, श्रीलंका का जो एक्सटर्नल इशू होता है वो राष्ट्रपति सॉल्व करने का प्रयास करता है। जैसे इंडिया के साथ कैसा रिलेशन होगा, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति देखते हैं। और श्रीलंका का जो इंटरनल इशू होता है उसको प्रधानमंत्री देखता है। जैसे श्रीलंका में क्या क्राइसिस चल रहा है, उस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का काम है। और प्रधानमंत्री थे महिला राजपक्षे। तो दोनों भाई थे, छोटे भाई राष्ट्रपति थे और बड़े भाई प्रधानमंत्री थे। तो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये भाई लोग, ये खास करके राजपक्षे परिवार जो है, ये भी रिस्पॉन्सिबल रहा है। रिस्पॉन्सिबल कैसे रहा है, क्योंकि चीन ने इन्हीं के समय में बहुत सारा कर्ज दिया था श्रीलंका को, और वो जो कर्ज कहाँ पे यूज होना चाहिए, नहीं यूज होना चाहिए, इसका डिसीजन बेसिकली यही लोग किए थे। और जो कर्ज दिया था उस कर्ज का भी सही रूप से यूज नहीं हो पाया। इसलिए हमने देखा था कि हम्बन टोटा को 99 ईयर के लिए लीज पे देना पड़ा था श्रीलंका को। तो ये जो क्राइसिस आज श्रीलंका फेस कर रहा, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, महंगाई 80% से अधिक बढ़ी हुई है, श्रीलंका के लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं, श्रीलंका में सिविल वार की कंडीशन शुरू हो गई है। ये क्राइसिस जो है, इस क्राइसिस के पीछे कई सारा कारण है, लेकिन 2-3 कारण मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक कारण यह है कि चीन की कर्ज जाल की नीति, चीन की डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी, चीन वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से किस तरह से ऋण देकर लोगों को फंसाता है, लोन देकर लोगों को फंसाता है, सोच भी नहीं सकते हम लोग। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चूंकि शिंजो आबे काफ़ी चर्चा में है। हम लोगों ने जो जापान से लोन लिया बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, वो 0.1% इंटरेस्ट पे लिया है, और ये भी एनुअल इंटरेस्ट हमको देना। हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि चीन कितना पैसा श्रीलंका को लोन में देता है, या कितना इंटरेस्ट पे देता है, या पाकिस्तान को कितना इंटरेस्ट में देता है। क्योंकि चीन बोलता है कि हम जो पैसा आपको लोन में देते हैं वो डिस्क्लोज आप नहीं करेंगे, उस पर कितना हम चार्ज ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उस पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल थिंकर का मानना है कि चीन लगभग 6 से 7% एनुअल इंटरेस्ट पे ऋण देता है, लोन देता है। तो एक तरफ हम 0.1% इंटरेस्ट पे हमने जापान से लोन लिया है, वहीं दूसरी तरफ लगभग 5 से 7% इंटरेस्ट चीन लेता है पर ईयर। अब सोच कर देखिए। तो ऐसी स्थिति में चीन की कर्ज जाल नीति, और इस नीति में श्रीलंका फंसा है, और इसके सूत्रधार कहीं ना कहीं ये दोनों भाई हैं, ये श्रीलंका के लोगों का मानना है।
दूसरा यह है कि कुछ नीति ऐसा होता है जो आपको सोच के लेना चाहिए। श्रीलंका ने क्या किया कि रातों रात जो अपने आप को अपने देश को रातों रात ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया, यानी केमिकल फर्टिलाइजर रातों रात बंद कर दिया। तो इससे वहां के किसानों को ड्रास्टिक नुकसान हुआ। आप रातों रात कोई पॉलिसी पूरी देश के लिए लॉन्च नहीं कर सकते, उसके लिए समय लगता है। और तीसरा है कि जिस तरह से कोविड क्राइसिस हुआ है या जिस तरह से वहां पे कुछ अटैक हुआ था श्रीलंका में कुछ जगह पे, ईस्टर अटैक हम लोग कहते हैं उसे, उसके बाद पर्यटन श्रीलंका में काफ़ी प्रभावित हुआ। तो ये 3 बेसिक रीजन है कि श्रीलंका की वर्तमान क्राइसिस हो रही है वर्तमान में, और इसका समाधान मुझे लगता है कि सबको मिलकर करना चाहिए। और भारत यद्यपि इसके समाधान में लगा हुआ है, आज जब आवश्यकता है श्रीलंका को चीन की, तो आज चीन श्रीलंका के साथ नहीं दिख रहा है। भारत ने इनफैक्ट $4 बिलियन के आसपास ऋण दिया है श्रीलंका को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं भी इसमें कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देश दुनिया को नई दिशा देने वाले शिंजो आबे, आखिर शिंजो आबे का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आज दुनिया उनको याद कर रही है। कल मैंने एक लिंक शेयर किया था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, आप लोग जाकर देखिएगा लिंक। वो लिंक जापानी एम्बेसी ने रिलीज किया, इंडिया में जो जापानी एम्बेसी है वो रिलीज किया है। और उस लिंक पे के माध्यम से आप शिंजो आबे जी को जाकर के ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, उसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं उनके बारे में। अच्छा, आपका बस नाम मांगा जाएगा और जो लिखना वहाँ पे लिख लीजिए। तो इस तरह से आप अपना ट्रिब्यूट चाहें तो पेश कर सकते हैं और वो सीधे जापानी सरकार को जाएगी। तो वो लिंक के माध्यम से जो आप लिखेंगे वो जापान के सरकार के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शिंजो आबे जी को ट्रिब्यूट जरूर पेश करें। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। आपने कितने लोगों को सुना है कि जिन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला है? कितने राजनेताओं को, खास करके विदेशी राजनेताओं को? बहुत कम। शिंजो आबे जिस समय में प्रधानमंत्री नहीं थे वर्ष 2021 में, उस समय में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। शिंजो आबे के बाद भी सुगा वहाँ के प्रधानमंत्री हुए हैं जापान के, अभी फूमियो किशिदा जी हैं, लेकिन इन्हें हम लोग वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो सम्मान हमने शिंजो आबे जी को दिया है। भारत ने अपना सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया है शिंजो आबे जी को। इनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्यों दुनिया इनको याद रखे, क्यों भारत इनको याद रखे, क्यों आप इन्हें याद रखें। पहला रीजन, क्वाड की शुरुआत इन्होंने किया। क्वाड की जो विचार है बेसिकली वो विचार आया था 2004 में। 2004 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में बाढ़ आया था, सुनामी आया था। और उस सुनामी के बाद 2007 में इनके द्वारा यानी शिंजो आबे जी के द्वारा ये विचार दिया गया कि समुद्री आपदा को बड़े पैमाने पे रोकने के लिए, पुनर्वास करने के लिए हमें एक संस्था की आवश्यकता है, जिस संस्था में भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान रहेंगे। तो इनिशियली जो समुद्री आपदा है उस आपदा को रोकना क्वाड का उद्देश्य था। वर्ष 2017 में क्वाड को पुनः रिवाइव किया गया, फिर से क्वाड को शुरू किया गया है। और उसके बाद क्वाड की ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। क्वाड उसके बाद फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करना शुरू किया है 2017 के बाद। 2017 ही क्यों, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है क्वाड पे, जाकर के देख लीजिएगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन को आप लोग देखिए। बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का निर्माण हो रहा है, ये निर्माण जो हो रहा है इसमें भी शिंजो आबे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके कंट्रीब्यूशन से ही ये निर्माण हो रहा है। इन्होंने बेसिकली आधारशिला रखा था और इसके लिए 88,000 करोड़ रुपए का ऋण दे रहा है भारत को जापान, और ये दे रहा है महज 0.1% इंटरेस्ट पे, जो 50 वर्ष के बाद हमें पे करना। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो निर्माण हो रहा है, ये निर्माण भी जापान के सहयोग से इंडिया में हो रहा है, जहाँ पे
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ से DMIC गुजरती है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरती है, वहाँ पे कई सारे औद्योगिक सिटी का निर्माण होगा और ये हेल्प कर रहा है कौन? जापान। भारत जापान प्रतिस्पर्धी साझेदारी, चीन से जितनी कंपनी निकल रही है उस कंपनी को भारत में ज़मीन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंडिया में बना सके। इसके लिए भी जापान इंडिया की हेल्प कर रहा है और ये इनिशिएटिव भी बेसिकली शिंजो आबे जी के द्वारा लिया गया। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत भी बेसिकली शिंजो आबे जी के समय में ही किया गया था। अफ्रीका में कई सारे देशों में आप देखेंगे चीन वहाँ पे लोन देकर के उसे डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा, कर्ज की नीति में फंसा रहा, कर्ज के जाल में फंसा रहा। तो भारत और जापान दोनों ने डिसाइड किया कि अफ्रीका के कई सारे देशों को हम लोग मिल के डेवलप करेंगे। और ना सिर्फ अफ्रीका, आप देखिए मालदीव में भी कई सारा प्रोजेक्ट जापान और इंडिया मिलकर कर रहा है, श्रीलंका में भी कुछ प्रोजेक्ट जापान और इंडिया मिलकर के शुरू कर रहा था। तो इनफैक्ट जापान और इंडिया विश्व के कई सारे देशों में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे निवेश कर रही है। मालाबार सैन्य अभ्यास में जो भारत और अमेरिका के बीच में होता था, इसमें भी शामिल होगा जापान। ये भी निर्णय शिंजो आबे जी के द्वारा ही निर्णय लिया गया था। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मालाबार सैन्य अभ्यास? क्योंकि पहले अमेरिका के साथ होता था, उसके बाद इसमें जापान शामिल हुआ, फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया, यानी क्वाड के चारों देश इसमें शामिल हो गए हैं। तो अब मालाबार सैन्य अभ्यास को आप क्वाड सैन्य अभ्यास भी कह सकते हैं क्योंकि क्वाड के चारों देश इसमें शामिल हो गए। 2+2 वार्ता 30 नवंबर 2019 को दिल्ली में पहली 2+2 वार्ता हुई थी। इसको करवाने में भी शिंजो आबे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2+2 वार्ता स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और दोनों देशों के विदेश मंत्री इन्वॉल्व होते हैं, यानी जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिलके बातचीत करते हैं, तो उसे कहा जाता है 2+2 वार्ता। पटना मेट्रो का निर्माण कर रही है जायका, एक कंपनी है, तो ये हेल्प कर रही है पटना मेट्रो के निर्माण में। इसके अलावा आप देखिएगा एक्विजिशन एंड अक्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट, जिस तरह से यूएसए के साथ हमने कॉमकासा किया है उसी तरह का एक एग्रीमेंट है जो जापान के साथ भारत ने किया है। सैन्य और अन्य सामग्री की साझेदारी करेंगे हम जापान के साथ, ये करवाने में भी शिंजो आबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और वर्ष 2015 में भारत जापान विजन 2025 लॉन्च किया गया था, ये भी शिंजो आबे के द्वारा किया गया था। तो आज अगर हम याद कर रहे हैं तो जापान और भारत को नई दिशा देने का प्रयास किया इन्होंने, दोनों के रिलेशन को एक नई दिशा दिया है बेसिकली। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि भारत की औसत आयु 28 वर्ष है, यानी भारत नौजवान है। जापान की औसत आयु आई थिंक 49 ईयर है, तो जापान बूढ़ा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जापान को भारत का यंग आबादी चाहिए जो जापान के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसलिए भी जापान आज इंडिया की ओर अधिक दिख रहा है, आशावादी दृष्टिकोण से देख रहा है बेसिकली। रुपए में भी हो सकेगा वैश्विक कारोबार। आरबीआई ने बेसिकली भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की इजाज़त दिया है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा ये इजाज़त दिया गया। आरबीआई के द्वारा जो ये परमिशन दिया गया, ये परमिशन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो निश्चित तौर पे भारत के लिए सकारात्मक कदम होगा। और ये वर्तमान में इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किस तरह से रुपए गिर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। एक तो रीजन रुपए गिर रहा है, दूसरा कि विश्व के कई सारे देशों पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, मसलन रूस पे सैंक्शन लगाया, ईरान पे सैंक्शन लगाया। इन दो देशों से अगर हम परचेज करेंगे तो डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इंडियन करेंसी का प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये सब कई सारा रीजन है जिसके कारण आरबीआई ने परमिशन दिया है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीटी 2022 में इससे क्वेश्चन आया था और फिर मेंस में भी आ सकता है, अदर जगह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, मान लीजिए मोबाइल की 10 कंपनियां, ये 10 कंपनी अमेजन पे अपने प्रोडक्ट को डालते हैं।
अब अमेजन क्या करता है कि इस 10 कंपनी में मान लीजिए एक कंपनी है वीवो, तो वीवो के मोबाइल को यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। यानी अगर कोई यूज़र अपना अमेजन अकाउंट खोलता है या अमेजन ऐप पे लॉगिन करता है तो उसको सबसे पहले क्या दिखेगा, वीवो दिख जाएगा, वीवो का मोबाइल। तो इस तरह से फेवर करने का काम करता है अमेजन, ई कॉमर्स कंपनी। इसी तरह से ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है कि कई सारा, जैसे अमेजन जैसी कंपनी, चूंकि अमेजन विश्व की जाइंट कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, इसका ऑनर विश्व के रिचेस्ट आदमी रह चुका है। तो ऐसी कंडीशन में अमेजन क्या करेगी कि वहां जो छोटा छोटा उद्योग है उस उद्योग को अपना फंड देना शुरू कर देती है, और उस फंड के माध्यम से वो जो छोटा उद्योग है उसके सामान को अपने यहाँ पे हाईलाइट करके बेचवाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं या छोटे छोटे उद्योग होते हैं, एमएसएमई होते हैं, वो बर्बाद हो जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि ई कॉमर्स पे एक सख्त पॉलिसी आए, और इनफैक्ट सख्त पॉलिसी आई भी थी जो संसदीय समिति के पास विचाराधीन है, और संसदीय समिति उसी को लेकर के चर्चा कर रही है। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर बोले सदस्य अगले हफ्ते करेंगे नए राष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।